क्या ये लड़ाई वहां पर सीधी कांग्रेस और बीजेपी की रह जाएगी या जेजेपी इनेलो भी उसके अंदर कुछ करेंगे, दखलंदाजी होगी? देखिए, वहाँ पे सीधी लड़ाई है कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी की। आपकी नज़र में आज क्या लगता है सिरसा तीसरा और चौथे नंबर में अगर चले इनेलो और जेजेपी में कौन आगे रह सकता है? संदीप, कैंडिडेट कैसा लगता है आपको? आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे पहले, उसके दादा। लोग कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला और कुमारी सैलजा की अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने एक वीडियो पहले की थी आपके साथ। जी, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट तो नहीं है कहीं संदीप? तो सिरसा अकेली विधानसभा में सैलजा या अशोक तंवर कौन अप रहेगा, आपको क्या लगता है? सैलजा जी का प्रभाव इस वक्त ज्यादा है। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आज 6 तारीख है और हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं इनका नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। आज बहुत सारे लोगों ने नामांकन किए हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने किया है फरीदाबाद से, जेपी ने किया है हिसार से, बहुत सारे लोगों ने आज नामांकन किए हैं। कल हमने आपसे हिसार लोकसभा के बारे में बात की थी कि हिसार का समीकरण क्या है, हिसार का संघर्ष कैसा है, और आपके उस पर कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया जो आ रही है उसी के आधार पर आगे भी हम आपको अगले चरण में एक बार जब दोबारा जानकारी देंगे, जब लोकसभा चुनाव से 5 दिन पहले। आज एक बार फिर एक और लोकसभा सीट पर हम बात करेंगे और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी। नमस्कार। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी आपको परिचय दोबारा करा देता हूं। ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सेवानिवृत्त पंचायत विकास विभाग से और राजनीति की गहरी सूझबूझ रखते हैं। सुरजेवाला जी नरवाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जी, और जिस लोकसभा की सुरजेवाला जी बात करेंगे वो आपकी लोकसभा है आज जी, सिरसा लोकसभा। सिरसा लोकसभा सरस्वती नदी के नाम पर बसा हुआ एक लोकसभा है। सरस्वती शहर पहले कहा जाता था इसको, सरस्वती नगर सिरसा जी। और सरस्वती नदी के तट पर ही बसा हुआ ये शहर है और सिरसा के नाम पर लोकसभा है जी। 1962 से सिरसा लोकसभा अस्तित्व में आई है जी। और जब से सिरसा लोकसभा अस्तित्व में आई है तभी से रिजर्व चली आ रही है, आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए जी। यहाँ से जो सांसद बनते रहे, बहुत बड़े नाम रहे हैं। कुमारी सैलजा सांसद बनती रही हैं, उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह बनते रहे और इनके साथ चौधरी चांदराम बने। यहाँ से अशोक तंवर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने जी। और इसके साथ और बहुत से नाम हुए, सुशील इंदौरा बने, कई सारे नाम रहे, आत्माराम गिल बने जी, बहुत सारे नाम रहे। और जो सिरसा जिला है, सिरसा लोकसभा है, इसके अंदर सिरसा पूरा जिला, फतेहाबाद पूरा जिला और एक जींद जिले का नरवाना विधानसभा क्षेत्र। ये 9 विधानसभा सीटें हैं इसके अंदर। सिरसा का राजनीतिक अस्तित्व आप यूं मान लीजिए कि जो सिरसा से इस समय भी जो एमएलए हैं सिरसा लोकसभा में, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला एमएलए हैं रानिया से, अमित सिहाग एमएलए हैं, ये चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं जी। चौधरी देवीलाल परिवार का अच्छा खासा असर है। चौटाला है, अभय चौटाला इलाहाबाद से खुद हैं जी। तीन एमएलए चौधरी देवीलाल के वंशज हैं जी। नैना चौटाला पहले डब्बाली से विधायक हुआ करती थी। बिल्कुल। तो ये जो सिरसा लोकसभा सीट है, इस पर चौधरी देवीलाल परिवार का प्रभाव है, इस पर कुमारी सैलजा और चौधरी दलबीर सिंह के परिवार का असर है, इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का और शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के परिवार का भी असर है। नरवाना विधानसभा क्षेत्र से बात करेंगे कि सिरसा लोकसभा की समय स्थिति क्या है। कुमारी सैलजा चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस से जी। कुमारी सैलजा के लिए कहेंगे कि नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, मना कर रही थी, चुनाव लड़ना नहीं है। शुरू में लोकसभा इंटरेस्टेड नहीं थी जैसा सुनने को मिलता है, और एक बार कि उन्होंने अपनी जो इच्छा रखी थी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने की उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी, लेकिन हाईकमान और जैसा आदेश हुआ बताते हैं। और जब लोकसभा की बात भी चली तो कभी अम्बाला कभी सिरसा, इस पर बड़ा मंथन हुआ जी। और 2.5 दशक बाद, 26 साल बाद लगभग सिरसा में वापसी हुई। सैलजा कह रही है सिरसा की बेटी हूँ जी। बेटी है सिरसा की? बिल्कुल। उनका जो है प्रभु वाला जो गांव है वो हिसार जिले में आता था और वो इस वक्त तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हिसार में आता है। अच्छा जी जी।
बाकी वो सिरसा से उनका जुड़ाव रहा है कि दलबीर सिंह 4 बार सांसद रहे, 2 बार ये खुद वहाँ से सांसद रही। तो उसे पहला जो भाषण दिया मैं सुन रहा था, कह रही थी कि सिरसा से हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है, पुराना रिश्ता है। जी, तो 6 बार सांसद रहे जिसके पिताजी, और वो खुद 2 बार वो, 4 बार वो, तो रिश्ता तो अपने आप मान के चलो हो ही जाता है। तो सिरसा की बेटी तो कुमारी सैलजा जी, और मनोहर लाल जी का भांजा अशोक तंवर। जी, मामा भांजे के रिश्ते खूब निकाले हैं उन्होंने, मनोहर लाल ने। हाँ, मनोहर लाल जी ने तो कई जगह अपने रिश्ते कायम करने की कोशिश की है, अच्छी बात है। रिश्ता तो किसी से भी बने तो अच्छा ही होता है, रिश्ते जुड़ते हैं, परिवार बढ़ता है, अच्छा है रिश्ता बनना। तो अशोक तंवर जब शामिल करवाए तो उन्होंने कहा मेरा भांजा मिल गया, मुझे मेरा भांजा मिल गया, खोया हुआ भांजा। खोया हुआ कब खो गया था पता नहीं, खैर चलो। भांजे और बेटी की लड़ाई है, सिरसा की बेटी और मनोहर का भांजा। मैं तो ये कहूंगा इनको दोनों को। 2 कैंडिडेट और हैं जी, इंडियन नेशनल लोकदल से, वहां पर जो रमेश खटक को भेजा गया है, एक्स एमएलए हैं बड़ौदा से, जेजेपी से, जेजेपी से जी, और संदीप हैं लॉर्ड इनेलो से है। जो रमेश खटक हैं ये भी एमएलए रहे हैं जी, 1-2 बार एमएलए, 2 बार रहे शायद बड़ौदा से रहे। सोनीपत लोकसभा का क्षेत्र जो बड़ौदा है वहां से रहते थे। और जो संदीप हैं, संदीप के दादा एमएलए रहे हैं नरवाना से जी, 2 बार। पिता भी चुनाव लड़े, हार गए थे जी 2009। संदीप एसडीओ थे, एसडीओ की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए और चौटाला साहब अभय सिंह ने टिकट दे दिया उनको। बिल्कुल। पहले तो संदीप और रमेश खटक की कैसी लड़ाई है, और क्या ये लड़ाई वहां पर सीधी कांग्रेस और बीजेपी की रह जाएगी, या जेजेपी इनेलो भी उसके अंदर कुछ करेंगे, दखलंदाजी होगी? देखिए, वहाँ पे सीधी लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी की। जहाँ तक है दूसरे का, तो इनका तो तीसरे और चौथे का उसके ऊपर वो रहेगा फाइट, कि तीसरे नंबर पे कौन आता है, चौथे पे कौन आता है। आपकी नज़र में आज क्या लगता है, सिरसा तीसरा और चौथे नंबर में अगर चले, इनेलो और जेजेपी में कौन आगे रह सकता है? देखिए, सिरसा में इस वक्त जो ओम प्रकाश चौटाला का प्रभाव तो है, अभय सिंह चौटाला का। संदीप कैंडिडेट कैसा लगता है आपको? आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे पहले, उसके दादा। ज़्यादा कोई प्रभावशाली नहीं है। नहीं है। लोग कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला और कुमारी सैलजा की अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने एक वीडियो पहले की थी आपके साथ। जी, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट तो नहीं है कहीं संदीप? नहीं, ऐसा तो कोई विशेष तो ऐसा कोई नहीं है कि भी उसकी वजह से उनको कैंडिडेट बनाया हो। अच्छा, कुछ और भी समीकरण होते हैं कि जैसे सिरसा से हटकर नरवाना की तरफ, टोहाना नरवाना इस क्षेत्र से किसी आदमी को अगर उतारा जाए तो वो भी कंसिडर किया जाता है। ठीक बात है। इसके साथ साथ जातीय समीकरण भी आजकल दुर्भाग्य से वो ज़्यादा प्रभावशाली है। वो वाल्मीकि समुदाय से है, वो रामदासियां हैं दोनों, सैलजा वो रामदासियां हैं। तो रमेश खटक भी रामदासिया ही होंगे? ये मेरे ख्याल धानक जाति से, धानक से होंगे। अच्छा जी जी। तो हर आदमी उस एंगल से कि उस बिरादरी का हमें साथ मिलेगा जी, और वो भी एक एंगल देखा जाता है। तो उस वजह से भी हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि इनेलो और जेजेपी में तो इनेलो आगे लगती है आपको? जी, अगर देखा जाए ना उस हिसाब से, जैसा उनका प्रभाव ज़्यादा है। फिर इलाहाबाद से अभय सिंह वहाँ पे खुद सांसद, विधायक है। विधायक वाली बात आपने छेड़ दी, चर्चा सीधे शुरू कर लेते हैं जी, कि वह विधानसभा स्तर पर अशोक तंवर और कुमारी सैलजा कहाँ टिक सकते हैं। सबसे पहले सिरसा विधानसभा की बात कर लेते हैं। गोपाल कांडा विधायक हैं हलोपा के। आपको मैं एक बार बता दूं कि 9 विधानसभा सीटें जो आती हैं सिरसा के अंदर, वहाँ पर आप देखें तो 2 विधायक जेजेपी के हैं, 2 विधायक कांग्रेस के हैं, 2 विधायक जेजेपी के, 2 बीजेपी के, 2 कांग्रेस के जी, एक इंडियन नेशनल लोकदल का, एक निर्दलीय और एक हलोपा। सिरसा के जो विधायक हैं गोपाल कांडा हलोपा के हैं और इनका बीजेपी के साथ में समझौता है, एनडीए का पार्ट भी है। और आजकल अशोक तंवर के साथ देखते हैं गोपाल गोविंद दोनों। एक मजे की बात बताता हूँ आपको जी, आपने भी सुना होगा शायद, अशोक तंवर ने एक भजन गाया था गोपाल कांडा के सामने आकर, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राजनीति की कौन सी पराकाष्ठा मानते हैं इसको? नहीं, हर आदमी अपने समर्थक जो होते हैं उनको खुश करने के लिए, प्रभाव में लेने के लिए, और ताकि ये मेरे साथ खुलकर साथ आए। सौभाग्य से उनके नाम भी गोविंद गोपाल है, लेकिन गोविंद और गोपाल
भगवान कृष्ण को भी कहते हैं। नहीं, उन्हीं के नाम से ही उनका नाम। अच्छा, उन्हीं के नाम से नामकरण उनका हुआ है। हाँ, ये खैर, है। जो उन्होंने कहा था गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हैं दोनों क्या उनके? हाँ, इस वक्त वो उनके साथ है। अच्छा, बिल्कुल। क्या लगता है पूरी तरह साथ देंगे? हाँ, वो साथ देंगे। या राजनीति में अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो भी कहीं करते हुए नहीं, कहीं? उनका फिलहाल ऐसा नहीं है। इस वक्त गोपाल कांडा जो है वो सिरसा विधानसभा से जो गोपाल कांडा पिछली बार चुनाव जीते थे, जी उनके सामने जो चुनाव हारे वो गोकुल सेतिया, जी, नया नवेला लड़का है, बड़ा संघर्षशील है। हाँ बिल्कुल। थोड़े से वोटों से चुनाव हारे थे, लक्ष्मण दास अरोड़ा जी के नाती हैं उनके। हाँ, उनका गोकुल सेतिया का क्या असर होगा वहाँ पर? गोकुल सेतिया का अपने क्षेत्र में पूरा प्रभाव है। क्या लगता है और वो गोकुल सेतिया? संघर्षशील भी है। गोकुल सेतिया क्या किसको सपोर्ट कर रहे होंगे? निर्दलीय हैं आजकल तो। अभय सिंह चौटाला के नामांकन में गए हुए थे वो कुरुक्षेत्र में। वो बहुत अरसा से वो अभय चौटाला का साथ है और अभय चौटाला ने उनका सहयोग भी किया था। हाँ, चुनाव में सिरसा विधानसभा में। सिरसा विधानसभा 36 का आंकड़ा है अभय चौटाला और गोपाल कांडा का जी। इसी लिहाज से सहयोग किया होगा उनको। अच्छा, बीच में एक बार बात ऐसी चली थी, हमने भी एक वीडियो बनाया था कि क्या कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है गोपाल कांडा और अभय चौटाला की भी, लेकिन मुझे लगता है कुरुक्षेत्र में वो क्लियर हो गया जब गोकुल सेतिया मंच पर थे जी अभय चौटाला की, तो फिर वो चौटाला और कांडा ब्रदर्स की तो इस वक्त गोपाल कांडा जो है ना प्रोडक्ट तो इन्हीं का था। हाँ, चौटाला प्रोडक्ट है बिल्कुल जी। और राजनीति में कब आदमी अपने फायदे के लिए या किन्हीं कारणों से कब कहाँ चला जाए, कब दूरियां में परिवर्तित हो जाए। मैं तो कई बार कहता रहता हूँ राजनीति में कब दूरियां नजदीकियां बन जाएंगी और कब नजदीक वाले लोग पराये हो जाएंगे। अपने लोग जाना आना जाना बना रहता है, लगा रहता है। तो जी जी, जैसे सनातन सत्य है वैसे ये राजनीति का सत्य है जी। आना जाना फिर आना जाना चलता रहता है। क्या लगता है सिरसा विधानसभा में क्या होगा? सिरसा विधानसभा, पहले तो हम बात करें कि सिरसा संसदीय क्षेत्र का क्या रहेगा। लास्ट में आ जाएंगे, पहले विधानसभा स्तर पर करते चले हैं कौन सी विधानसभा में कौन आगे रह सकता है। जी, तो सिरसा अकेली विधानसभा में शैलजा या अशोक तंवर कौन अब रहेगा, आपको क्या लगता है? शैलजा जी का प्रभाव इस वक्त ज़्यादा है। शहरों में बीजेपी का असर कुछ ज़्यादा माना जाता है शहरों में, लेकिन शहर के साथ साथ वो एक ऐसा इलाका रहा है सिरसा जहाँ पे पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुआ और दूसरे मसले हुए तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी सरकार का विरोध। कुमारी शैलजा पिक्चर से बहुत टाइम गायब रही हैं, सिरसा की पिक्चर से सरकार का विरोध बहुत रहा है सिरसा जिला में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो गायब भी रही तो भी नहीं, वो बाद की चीज़ आएगी। पहले तो लोगों का जो एक रोष है ना वो सरकार के प्रति है। जी, सिरसा शहरी भी होते हुए रूरल बेस्ड मान सकते हैं उसको। रूरल भी शहर भी वहाँ पे। और फिर जैसे कि गोपाल कांडा है वो अलोपा से है, वो क्या वजह से दोबारा चुनाव जीत गए, वो उनका कुछ एक लिमिटेड क्षेत्र में उनका है। बाकी जो बातें हैं उनके विरोध में जाती हैं, बहुत सी चीजें हैं। मतलब आपको लगता है कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र में जी शैलजा आगे रहेंगी? कितना आगे रह सकती है? शहर को देखकर अगर बात की जाए तो वहाँ मैं समझता हूँ कि 60-40 का ही रहेगा, इससे ज्यादा कांटे का रहेगा बिल्कुल, या और भी 55-45 भी आ सकता है, हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल 60-40 का दिख रहा है। अब अपर हैंड यहाँ पर शैलजा का रहने वाला मानते हैं। अगली विधानसभा आपकी बात कर लेते हैं, नरवाना की। नरवाना विधानसभा में जी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी साथ हैं जी, पर नरवाना कैंडिडेट लोकदल का है जी, इनेलो का। सबसे पहले वो संदीप कितना प्रभावशाली रहेगा नरवाना के अंदर? देखिए, वहाँ प्रकाश चौटाला जी का प्रभाव है, ये मानने वाली बात है। कैंडिडेट फाइट में तो है नहीं, कैंडिडेट फाइट में नहीं, इस वजह से ही ज़्यादा वोटें वो नहीं ले पाएगा। और अगर प्रभाव को देखते तो उनको बहुत सारी वोटें मिलनी चाहिए थी, फाइट में भी आ जाना चाहिए था। नरवाना का जहाँ तक नरवाना लोकदल का गढ़ समझता हूँ मैं तो। अब भी रामनिवास सुरजाखेड़ा एमएलए है वहाँ से जी, और जेजेपी से है। लोकदल और जेजेपी में तो एक ही मानता हूँ दोनों। चौधरी देवीलाल की विचारधारा वहाँ थी, अब वो उनसे छिन करके वापसी आ रहे हैं। तो चौधरी देवीलाल की पता नहीं कितनी जगह खंडित हो चुकी है, कई जगह खंडित हो चुकी है। लेकिन सवाल ये आता है कि उनका प्रभाव रहा, ये मानने वाली बात है जी। परंतु अब जो चुनाव है इस वक्त सिर्फ दो ही चीजें सामने है, आया बीजेपी या कांग्रेस।
तो लोग उसी तरह से अपनी वोट जो है ना डाल लेंगे। तो नरवाना में किसको आप मानते हो? रामनिवास सुरजाखेड़ा ने आज सपोर्ट कर दिया बीजेपी को। जी, वो तो काफी दिनों से कर रहा है। और पहले वो अंदर खाने था, ये राजनीति में खाने भी तो होते हैं, अंदर खाने बाहर खाना, ऊपर से नीचे से। वो तो लगभग 2 साल 3 साल से खुल्लम खुल्ला ही सपोर्ट कर रहा है। आज ओपन उसने ऐलान किया है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं। बहुत दिन से कर रहा है। चलिए, तो कितना असर रहेगा सुरजाखेड़ा से? कितना रहेगा? अपनी जमीन तो यह खिसक चुकी है उनकी। उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है कि रामनिवास की वजह से कोई वोटें मिलेंगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी के नाते से वोट मिलेंगे। अशोक तंवर खुद वहां से सांसद रहे हैं, उनका भी संपर्क रहा है। उनको जो वोट मिलेंगे वो बीजेपी के नाते और अपने संपर्क के नाते मिलेंगे। क्या लगता है नरवाना में कौन अपर हैंड? नरवाना शहर में तो वो बराबरी का वोट ले लेंगे, लेकिन देहात में नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, रूरल में बीजेपी पिछड़ेगी बहुत बुरी तरह। रूरल ज्यादा है या शहर ज्यादा है? बराबर है। तो इसका मतलब क्या मान के चले, नरवाना भी बराबर रहेगा? नहीं, बराबर नहीं रहेगा। कांग्रेस आगे रहेगा। कितना आगे? वही जो सिरसा बताया मैंने, 60-40 65-35 भी हो गया। 65-35 भी हो सकता है, मतलब कि 30% का गैप रह सकता है दोनों में। जी, नरवाना में भी आप मानते हैं कि सैलजा आगे रहेंगे? बिल्कुल। अगला विधानसभा लेते हैं टोहाना, जो साथ लगता है। देवेंद्र बबली विधायक हैं जी। अजय चौटाला ने अब उसको आज वार्निंग दी थी बबली को जी, और बबली के लिए कह दिया कि हमारा तो है नहीं है। वो खुल्लम खुल्ला। अब किसका है बबली? अब वो तो खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर रहा है। तो बबली है किसका? बीजेपी का? बबली की शुरुआत कांग्रेस से रही और जब टिकट नहीं मिला, क्योंकि टोहाना जो है गढ़ माना गया था सरदार हरपाल सिंह का, उनका प्रभाव रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद उनके पुत्र जो है परमवीर, वो वहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। तो उनको टिकट जब देवेंद्र बबली को नहीं मिला तो उन्होंने, देवेंद्र बबली अशोक तंवर गुट में थे, मुझे जहां तक ध्यान है। अशोक तंवर ने सिफारिश की थी अब 2019 के चुनाव में। देवेंद्र बबली शुरू से में तंवर गुट में नहीं थे। अच्छा। वो रणदीप सिंह के साथ थे। अच्छा। और बाद में जब नजर आया और अशोक तंवर अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के। जी, तो अशोक तंवर पास चले गए। परमवीर जो थे वो हुड्डा साहब के साथ थे। और ये ज्यादातर कांग्रेस पार्टी में यही था कि भाई टोहाना क्षेत्र जो है वो सरदार हरपाल सिंह की विरासत है, तो परमवीर को टिकट जाएगा। ये भागते हुए उन्होंने तंवर का हाथ पकड़ा और तंवर जो है ना उनको टिकट नहीं दिला पाए, तो उन्होंने आजाद चुनाव लड़ा पहली बार 2014 में। और करीब 32-35 हजार वोट उन्होंने। फिर वापस कांग्रेस में हो गए। हाँ, फिर उन्होंने देखा कि भी अब कांग्रेस में फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर उनको फिर हुड्डा साहब ने नहीं लेने दिया उनको। 2019 में उनको ये समझ में आ गया कि टिकट नहीं मिल रहा मुझे और मैंने चुनाव लड़ना है। मेरे एक जानकार बता रहे थे कि अशोक तंवर ने ही अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला से इनकी सेटिंग कराई थी। देवेंद्र बबली की, ईश्वर सिंह की, भोला वाले विधायक हैं, और उन्होंने ही करवाई थी इनकी सेटिंग और उसी में टिकट मिला था। जी, आपको पास भी ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा था? नहीं, जैसा देवेंद्र बबली ने अपने ये बिल्कुल निश्चय किया हुआ था कि मैंने चुनाव का लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि उनको 32-35 हजार वोट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मिल चुके थे। तो जैसे फिजा बदल रही थी, इनेलो में 2 ग्रुप बन गए थे, नरवाना, जींद जिला और हिसार। यहाँ पर जो था जेजेपी एक नए उसमें उभर रही थी। और जींद का जो बाई इलेक्शन था उसमें भी जींद में ठीक प्रदर्शन किया जेजेपी ने। वोट तो कम आई थी बहुत। ना, सेकंड नंबर पे रहे थे। सेकंड तो रणदीप सुरजेवाला थे ना? नहीं, जेजेपी रहे थे। रणदीप तीसरे पे थे क्या? तीसरे पे रहे थे। अच्छा, दिग्विजय चौटाला सेकंड रहे थे। जी, ओके। तो मैं सोचता था कि रणजीत सिंह उस वजह की से ये आसपास का जो क्षेत्र था उन्होंने इनेलो को छोड़कर जेजेपी का दामन था बढ़ने शुरू हो गए लोग। ठीक है जी। और जेजेपी का वोट बैंक अपना था। तो देवेंद्र बबली की ये सोच बनी कि भाई चाहे वो नरवाना था या टोहाना था, कि अगर हमें जेजेपी का कुछ वोट मिल जाए, कुछ मेरा अपना, तो मेरे को कामयाबी मिलेगी। तो इस वजह से उन्होंने जेजेपी का टिकट लिया। अच्छा, एक चीज बताऊं, बड़ा इसको लेकर के खासकर टोहाना को जी, सरदार निशान सिंह वहाँ कैंडिडेट थे, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस में चले गए जी।
देवेंद्र बबली मंत्री रहते हुए उनकी जांच की बात आई कि सरकार जांच करवाए कि उन्होंने ग्रांट वगैरह दिए, इन सबको लेकर के जी बीजेपी से नाराजगी होगी। जी अशोक तंवर से ठीक बनती है, बताते हैं अब भी बनती होगी कोई ठीक से। ज्यादा विशेष नहीं है। कोई बबली किस साइड रहेंगे, क्योंकि बबली का असर आज भी मुझे लगता है टोहाना में है। हाँ, कुछ हद तक है, उनका अपना एक अपना वोट बैंक भी है उसका। है उनका एक सेक्शन जो है, एक ग्रुप जो है ना, सुभाष बराला बीजेपी के जी 50,000 से ज्यादा वोट से हार गए थे पिछली बार। जी 52,000 से मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा बना दिया, जी। पर मुझे लगता नहीं कि सुभाष बराला को बीजेपी ने बना रखा अपना चुनाव समिति वमिति का कोई संयोजक, पता नहीं क्या। जी कितना असर है सुभाष बराला का वहां पर? वहाँ इनका विरोध बहुत ज्यादा रहा है। बहुत ज्यादा विरोध रहा है जी और आगे अब इनको साइड भी कर दिया। टोहाना सीट मुझे विधानसभा के मामले में कभी आगे चर्चा करेंगे, यही बात करें। लोकसभा में क्या लग रहा है आपको, शैलजा या अशोक तंवर, कौन अपर हैंड है? शैलजा जी रहेगी। कितना आगे? वही है जैसा नरवाना मैंने बताया, मतलब 65-35 हो सकता है। 65-35 कम से कम जी 65-35 जा सकता है। जी 3 विधानसभा क्षेत्र आपने बता दिए आगे। जी रणजीत सिंह चौटाला को हिसार से टिकट दिया गया है लोकसभा का। जी रणजीत सिंह देवीलाल जी की विरासत भी संभालते हैं, जैसी भी संभालते हैं, जैसी भी उनके पास है। बिल्कुल। तीसरी बात, रणजीत रानिया के निर्दलीय विधायक हैं। जी अशोक तंवर का नामांकन में भी पहुंचे थे। जी हाँ कितने असरकार है रानिया में रणजीत सिंह चौटाला, अब बीजेपी को कितना फायदा दे पाएंगे? कुछ तीसरा पॉइंट ये, जी लोग बताते हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वो कहते हैं कि जो रणजीत सिंह चौटाला को विधायक बनवाया था वो इनेलो और जेजेपी ने मिलकर बनवाया था। जी सबने सपोर्ट कर दिया था, विरोध नहीं किया। तो वही है, समर्थन नहीं, विरोध नहीं किया तो समर्थन नहीं हो गया, मूक समर्थन हो गया। जी हाँ। क्या लग रहा है रणजीत सिंह कितने प्रभावी होंगे, और रणजीत सिंह की वजह से तंवर को कुछ फायदा होगा? और वही फाइनल, रानिया में किसको आगे मानते हैं? रानिया में भी कांग्रेस आगे जाएगी। रानिया में कांग्रेस आगे जाएगी जी। रणजीत सिंह को टिकट देने में कोई फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? जो मिलेगा वो रणजीत सिंह की वजह से ही मिलेगा। वैसे साफ है, वैसे वहाँ साफ है। अच्छा। या थोड़ा गोपाल कांडा का भी है रानिया में गोपाल कांडा का भी थोड़ा असर है, क्योंकि इनका भाई जो था ना गोविंद, वो चुनाव लड़े थे पिछली बार। एलनाबाद से उपचुनाव लड़े थे, रानिया से एमएलए लड़ा था हरोपा से। जी बिल्कुल 2019 में। हाँ, तो उनका असर भी थोड़ा सा है और वो भी फायदा देंगे। बीजेपी के पास रणजीत चौटाला भी फायदा देंगे जी, और ये खांडा बंधु भी फायदा देंगे, और वहाँ खुद शैलजा का अपना चेहरा है जी। हुड्डा का भी असर होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। हुड्डा साहब का देखो प्रभाव तो है। कितनी मदद कर रहे हैं हुड्डा साहब, क्या लगता है शैलजा की? पार्टी के बेस पे जाएंगे तो मदद तो करेंगे, कहीं कांटा तो निकालने के चक्कर में रहेंगे। ये तो वक्त बताएगा कौन किसका क्या करता है, वो तो दिल में किसके क्या है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बाद से शुरू हुई थी कांटा निकालने की, वो तो चलता ही रहता है। जिन्होंने किया था उनका खुद का कांटा निकल गया। चलिए, रानी अपर हैंड मान रहे हैं आप? बिल्कुल। कांग्रेस का, शैलजा जी का? जी हाँ। कितना? रानिया में भी वही है, इससे कम नहीं जाएगा। 60-40, 65-35? 65-35 ही होगा। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि हर जगह आप तो 30% का मार्जिन दे रहे हैं, तो जी खैर लास्ट में बात करेंगे। तभी नजर आ रहा है, इसीलिए। रानिया का भी इलेक्शन आप मान रहे हैं, 4 विधानसभा में बात कर ली, 5वीं कर लेते हैं। रतिया जी, लक्ष्मण नापा विधायक हैं, बीजेपी के, रिजर्व सीट है जी। क्या लगता है? रतिया भी ऐसा क्षेत्र रहा है, कभी कांग्रेस को 1-2 बार, बीजेपी को भी गया है, अभी बीजेपी का एमएलए है, अभी है। और रतिया में भी जो है सिख वोटर भी काफी है। और अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ, सिख मानसिक रूप से बीजेपी के खिलाफ है, जैसे बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। जहां भी देखो सिख मतदाता तो बीजेपी का विरोध करते थे। विरोध कर रहा है, उसके पीछे रीजनिंग है। जो बीजेपी की जो विचारधारा है उसके मुताबिक, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो इस तरह की बातें हैं, उसकी वजह से वो पूरा पंजाब का भी प्रभाव है वहाँ। रतिया जो है पंजाब बॉर्डर पे भी लगता है। ये सारे टोहाना, सारे पंजाब के आसपास है। नहीं, बॉर्डर लगता है, रतिया, टोहाना, नरवाना, ये सारे पंजाब का भी प्रभाव है। बिल्कुल, इनको पंजाब का बॉर्डर लगता है। तो रतिया में क्या लगता है आपको? रतिया में भी कांग्रेस आगे है। रतिया में कांग्रेस आगे है जी। 5वां विधानसभा कर लिया हमने जी। 6ठा विधानसभा है कालावाली जी। कालावाली के विधायक है शिशपाल केरवाला जी, हुड्डा समर्थक है, वो कांग्रेस से है, कांग्रेस के है, रिजर्व सीट है कालावाली की जी। क्या लगता है? वहाँ भी कांग्रेस आगे है, कांग्रेस आगे रहेगी। हमारी शैलजा आप मानते हो वहाँ भी आगे रहेगी?
वहाँ ज्यादा रहेगी, बल्कि रतिया से ज्यादा रहेगी। अच्छा, रतिया से ज्यादा कालावाली रहेगी, ज्यादा रहेगी। कितना फर्क रह सकता है? और 70-30 भी हो सकता है। 70-30 भी हो सकता है, मतलब बीजेपी को केवल 30% वोट आप मानते मिल सकते हैं बस। जी। अच्छा, हम एक चीज और में कालावाली में कोई बड़ा शहर भी नहीं है। कुछ वोट परसेंट तो ऐसा होगा जो इन दोनों में बढ़ जाएगा, लोकदल बीजेपी में, लोकदल और जेजेपी में, इनेलो और जेजेपी में 10% कुछ तो बटेगा ही, तो क्योंकि कालावाली में कोई बड़ा शहर है मतलब 30-40% आप मार्जिन मान के चल रहे हो जी कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर जी। कालावाली में कालावाली बेटर है कांग्रेस। अगली विधानसभा सीट की बात करते हैं, डबवाली। जी, डबवाली क्या लगता है? डबवाली अमित सिहाग एमएलए हैं कांग्रेस के, है वहाँ पे। अमित सिहाग डॉक्टर केवी सिंह के बेटे हैं शायद, केवी सिंह के पुत्र हैं जी। चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ में डॉक्टर केवी सिंह उनके ओएसडी रहा करते थे जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे। वो भूपेंद्र हुड्डा जी के भी ओएसडी रहे। डॉक्टर केवी सिंह को पिछला चुनाव हरा दिया था नैना चौटाला ने जी। अब की बार नैना चौटाला डबवाली को छोड़ करके, जब इनेलो में थी, इनेलो से जेजेपी हुई, वो चली गई थी उचाना में, नहीं सॉरी, वो बाडरा में जी। उचाना तो दुष्यंत खुद है जी। और इधर अमित सिहाग बन गए एमएलए केवी सिंह के बेटे जी, कांग्रेस के टिकट डबवाली से जी। डबवाली में क्या लगता है? डबवाली में भी शहर में थोड़ा सा बीजेपी को है, बाकी कांग्रेस का है। तो डबवाली में शहर कितना एरिया होगा लगभग? थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। 30% वोटर होगा शहर का लगभग। जी हाँ। कस्बा जो है, जी हाँ। 70% मुझे लगता है वहाँ पे देहात है ना? देहात है, अर्बन है। और आज शैलजा जी का करीब 9-10 गाँव में दौरा भी है। अच्छा, रोजाना ही होता है। 6 तारीख को डबवाली हल्के में थी, रोजाना ही होता है। आज डबवाली में, आज डबवाली में 6 तारीख। तो कैंडिडेट तो खैर जाती है, जहाँ भी चुनाव प्रचार करना ही है सभी जगह पर। मतलब है कि आज वो डबवाली क्षेत्र में, आप मानते हो डबवाली में भी कांग्रेस कितने परसेंट का रेशो? कम वही आ जाता है। अगर बात करें 65-70 तक जा सकता है डबवाली। 65-35 तो मान लेंगे, चलेंगे कम से कम जी, बढ़ भी सकता है इससे। जी हाँ। अगला विधानसभा एलनाबाद जी। अभय सिंह चौटाला एमएलए हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ा उन्होंने जी हाँ। विधायक बने जी। किसानों के मुद्दे पे विधायकी छोड़ी जी। उपचुनाव में गए जी। उस उपचुनाव के अंदर गोविंद कांडा उनके सामने थे बीजेपी कैंडिडेट। मेन चुनाव में जो आम चुनाव था और उपचुनाव में मार्जिन घटा है, 10,000 के आसपास रह गया। वो पहले 15-16 हजार से ज्यादा था जी, 12,000 के करीब था, जो 7,500-8 हजार पे रह गया। चलो जी, मार्जिन घट गया, बहुत घटा। और उपचुनाव जीत तो गए जी, लेकिन चुनाव बड़ा गजब का हुआ था। सरकार एक तरफ होती है, सरकार एक तरफ, उपचुनाव जो होता है तो उसमें फर्क तो आ ही जाता है। सरकारी मशीनरी। इलाहाबाद के अंदर एक नाम और भी है जी, मीनू बेनीवाल जी, कैप्टन कहते हैं, कैप्टन मीनू बेनीवाल, कैप्टन कहते हैं उसको। कैप्टन कप्तान होता है जहाज उड़ाने वाला जी। अजय सिंह चौटाला का जहाज समुद्री जहाज में भी, समुद्री जहाज में भी होते हैं जी। मैं कह दूं पानी में भी खूब बहाया होगा, समुद्री हैं, और हवाई वाले हैं तो खूब उड़ाया, जहाज खूब उड़ाया अजय चौटाला का जी। कभी ऐसा इनका रिश्ता होता था मीनू बेनीवाल और अजय चौटाला परिवार का, क्या पूछो मत, बहुत ज्यादा। और आज एकदम से ही हो गए जी। बताते हैं जो गठबंधन हुआ था जेजेपी बीजेपी का, उसमें मीनू बेनीवाल की भूमिका थी। बताते गठबंधन टूटा, उसमें भी रही है। मीनू मोहरा तो कोई ना कोई बनता ही है। मीनू बेनीवाल की अपनी बड़ी जबरदस्त टीम भी रही इसके अंदर, अमित शाह तक बताते हैं रिलेशन है उसके जी। ऐसे व्यक्ति लाइजनिंग का काम करते हैं ना, ये मोहरा जो बनते हैं हाँ, वो लाइजनिंग का काम करते हैं, चाहे वो जेजेपी में थे या वो बीजेपी में है हाँ, वो लाइजनिंग का काम करते हैं। एमएलए की दौड़ में भी है, दौड़ में है, लेकिन आम जनता में ऐसे आदमी की कदर नहीं होती। वो वोट को ट्रांसफर करवाने में बिल्कुल सक्षम नहीं होते। ऐसे बहुत सारे लोग वैसे हैं एमएलए बने हैं, जो नहीं बने हैं पैसे के दम पे, तो लेकिन वो ट्रांसफर करने का या करवाने का जैसा और के लिए गोविंद कांडा के चुनाव के लिए गोपाल कांडा पैसे से ही गोविंद कांडा के चुनाव के लिए बताते हैं कि पूरी तरह से मीनू बेनीवाल की मेहनत थी, पैसा बहाया था। तो आप कह रहे वोट ट्रांसफर नहीं कर पाते, वोट ट्रांसफर तो हुआ होगा जरूर, लेकिन वो सरकार साथ थी ना तब। सरकार तब भी तब तो सरकार के उपचुनाव सरकार के लिए था ना, विधायक का चुनाव था। अब भी वो 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, हरियाणा में भी कह रहे हैं। 75 पार की भी बात थी। 400 पार पे एक अगली वीडियो बनाएंगे कभी, फिर आज इसी बात करते हैं। 75 पार भी थी,
मतलब आप मान रहे हो कि मीनू बेनीवाल कोई फैक्टर नहीं बनेगा? कुछ ज्यादा नहीं। अभय सिंह चौटाला अपने कैंडिडेट जिता लेंगे? नहीं, जिता नहीं पाएंगे वो। अच्छा, ये अगर आप समझे कि इलाहाबाद से नेलो का कैंडिडेट वो जीत जाएगा उस सेगमेंट से, नहीं जीत पाएगा। नहीं। क्या वोट ज्यादा ले सकता है किसी और कैंडिडेटों से? अभय चौटाला जेजेपी से ज्यादा ले लेगा, जेजेपी ज्यादा ले लेगा, कांग्रेस से ज्यादा, तीसरे और चौथे बीजेपी से ज्यादा नहीं, कांग्रेस से ज्यादा नहीं, तीसरे नंबर पर, तीसरे पे ही है। पहले और दूसरे पे कौन कौन? वही फिर आ जाता है, कांग्रेस का ही रहेगा कुमारी सैलजा नंबर 1 इलाहाबाद में, और नंबर 2 बीजेपी। कितना फर्क रहेगा? 60-40, 60-40 रेशो रह सकता है, क्योंकि इनेलो फैक्टर है ना। 15% वोट तो कम से कम इनेलो भी लेगी मुझे लगता है। हाँ, इनेलो का फैक्टर तो है ना वहाँ पे। हाँ जी, इलाहाबाद हुआ तो मतलब जो इन दोनों का वोट शेयर होगा उसमें आप मानते हो कि 60-40 में रहेंगे यहाँ पर? ये थोड़ा डेंट तो करेगा, डेंट तो वो करेगा ही जी। अभय चौटाला का वोट डेंट सैलजा को करेगा या अशोक तंवर को करेगा? सैलजा जी को करेगा जी। तो इसका मतलब अशोक तंवर और कुमारी सैलजा अगर हैं, बीजेपी का तो जो वोट बैंक है वो है ही, वो तो इंटैक्ट है। उस लास्ट सीट फतेहाबाद जी, फतेहाबाद से दूराराम एमएलए है जी, बिश्नोई समाज का भी असर है जी। कुमारी सैलजा की कुलदीप बिश्नोई से ठीक बनती थी? नहीं, कोई विशेष ज्यादा नहीं। अशोक तंवर की ठीक बनती थी कुलदीप बिश्नोई से जी, बनने बिगड़ने का कोई वो नहीं। कुलदीप बिश्नोई फैक्टर है वहां पर? कोई विशेष ज्यादा नहीं। दूराराम कितना बड़ा फैक्टर? नहीं, वो चौधरी भजन लाल का फतेहाबाद क्षेत्र असर है, प्रभाव रहा है, इसीलिए काम है, प्रभाव रहा है। बिश्नोई वोटर भी है। हाँ है, झलड़िया वगैरह कई बड़े गांव है वहाँ पे फतेहाबाद में। दूराराम 2014 का चुनाव हार गए थे जी, बीजेपी से ही जी, अब की बार जीत गए थे जी। लेकिन अंदर खाने से कई बार दूराराम जी भी बीजेपी से कोई ज्यादा वो नहीं है। तो भले ही वो पार्टी के अंदर हो और वो ज्यादा कोई वो नहीं कर पाएंगे। कुमारी सैलजा का अपना कितना असर है फतेहाबाद में? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है जी। तो क्या लगता है फतेहाबाद में, क्या लगता है क्या हो सकता है? फतेहाबाद में भी कांग्रेस ही लीड करेगी। कांग्रेस आगे रहेगी जी। कितना लीड रह सकती है? वहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। फतेहाबाद शहरी इलाका भी है, पंजाबी वोटर भी है। जी जी, इस वजह से वो ज्यादा लीड नहीं होगी। वहाँ से स्वतंत्र वाला भी विधायक रही हैं, ये तो लीला दर्जी रहे, हाँ। ये तो बहुत रहे हैं। और मगर बहुत पुरानी बात करें तो बलिराम गोदारा जी वहाँ से एमएलए हैं। नहीं, उन्हीं का क्षेत्र होता है। कांग्रेस भी वहीं से होते हुए रहे। नहीं, उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ 60s-70s की जी, तब भी उन्हीं का क्षेत्र माना जाता था। तो देवीलाल भी बड़ोपल से रहे हैं। और तो कितना फर्क मानते हो, कितना रह सकता है गैप कांग्रेस और बीजेपी में? वहाँ 55 और 45 का हो सकता है, मतलब फतेहाबाद नेक टू नेक। जी, अपर हैंड आप यहाँ भी फिर भी कांग्रेस को? कांग्रेस का 9 के 9 विधानसभा में आपने कह दिया अपर हैंड कांग्रेस है जी। 5% से लेकर कर आपने बता दिया 35% तक आगे रह सकती है। 35 तक तो नहीं होएगा तो किसी भी सेगमेंट में, यही 25% तक तो जाएगा। 5 से लेकर 25%, 5 से 25% तक जी। मान के चले कुमारी सैलजा अपर हैंड है पूरी तरह से? बिल्कुल। फाइट है? कोई फाइट नजर नहीं आ रही इस वक्त। कोई फाइट नहीं लगती है इस वक्त नहीं नजर। अगर हरियाणा की कोई कंफर्टेबल सीट जिसको कहे कांग्रेस के लिए मैं तो ये कहूँ कि रोहतक से भी ज्यादा मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगती है सिरसा। जी जी। पर आज वो लोग तो कह रहे हैं कि अशोक तंवर काफिला बढ़ रहा है धीरे धीरे, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी सब तमाम जोर लगा रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं जितना आगे आएंगे उतना विरोध होगा। अच्छा, मनोहर लाल जी मतलब जितना कदम आगे बढ़ाएंगे उतना विरोध होगा, उतना लोग पीछे हटेंगे। वो जो छेड़खानियां कर जाते हैं ना मनोहर लाल जी, वो फायदा के बजाय शायद वो नुकसान ना दे दे। आपके हिसाब से कितना गैप रह सकता है? आपने कहा कि सिरसा में, हाँ उससे भी आगे, परसेंटेज में कह रहा हूँ, वोट परसेंटेज, क्योंकि हम वोट शेयर कितना होगा वो कह नहीं सकते अभी। कितना लाख से ऊपर मान के चलिए, अगर वोट गिनती में काउंट मान के चलें। नहीं, मैं एज ए होल सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो लीड है मतलब 6 अंकों में जाएगी। हाँ बिल्कुल
6 अंकों में जाएगी जी। और परसेंटेज आप कह रहे हो कि मैंने बोला 5 से 35, आपने कहा 25, तो 20-25% के आसपास का मार्जिन रहेगा। जी। सिरसा लोकसभा के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि सुरजेवाला जी की अच्छी पकड़ इसलिए कि खुद उसी लोकसभा से आते हैं और सुरजेवाला जी का जो सेवा काल रहा ना नौकरी का, वो भी रहा ऐसे डिपार्टमेंट में कि जहां पे आम जनमानस से जुड़ा होता है। सिरसा के बारे में इनका मानना है कि कुमारी सैलजा बहुत आगे हैं, कोई फाइट भी नहीं मान रहे, कह रहे हैं अच्छी लीड होगी। 4 जून बताएगा कितनी बड़ी लीड होती है। जी। एक बार सिरसा के बारे में भी आपसे फिर बात करेंगे मतदान से 3-4 दिन पहले। आज के लिए जो आज का निचोड़ है सुरजेवाला जी की तरफ से वो ये है कि कुमारी सैलजा अच्छी कंफर्टेबल कंडीशन में हैं और तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल। मानना यह कि इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट संदीप 3rd नंबर पर रह सकता है, आगे रहेगा। जी। आपको क्या लगता है सिरसा लोकसभा के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार।